हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जनवरी से लेकर के मार्च 2022 तक की दोस्तों बहुत ही शानदार ई बुक आई हुई है। बहुत सारे बच्चों ने इसे ले लिया है ऑलरेडी। आप भी अगर नहीं लिए हैं तो इसको जरूर लीजिए। इसमें दोस्तों अब क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में, यानी क्वेश्चन उसके नीचे जस्ट डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। इस पर मैंने आपको एक रिव्यू वीडियो भी दिया हुआ है। आप चैनल पर जाकर के रिव्यू वीडियो इसको देख लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। बहुत ही शानदार ई बुक है। जनवरी फरवरी मार्च 2022 पूरा का पूरा कवरअप हो रहा है। 100% कवरेज दिया जा रहा है। ये सारे चैप्टर्स इसमें शामिल हैं। क्लियर है? चलिए, तो लेना होगा तो आप जाकर के एमजेटी ऐप पर ले लीजिएगा। मार्च महीने की भी ई बुक आ गई है। हिंदी की आ गई है। अभी इंग्लिश वर्जन पर काम चल रहा है और आज या कल में इंग्लिश ई बुक भी आ जाएगी। तो इसको भी आप ले सकते हो। ये सारी चीजें आप पाओगे एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आपको एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है। वहीं से आपको ई बुक सेक्शन में जाकर के ये परचेज कर लेना है। आप वीडियो कोर्सेज सेक्शन में जाकर के हमारे कोर्सेज भी ले सकते हो और इस वीडियो की क्विज भी आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम लोग रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का कि कहीं आप भूल तो नहीं गए इसे। तो दोस्तों 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में सबसे ज्यादा पुरस्कार जॉन बैटिस्ट को मिला। कल पूरा लिस्ट मैंने आपको शो अप कराया था कि किसने कौन सा अवार्ड जीता है। तो कल की वीडियो जाकर के देखिए। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने कहें आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीत लिया है। न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था ये। उत्तर प्रदेश ने अभी श्रावस्ती जिले में, कहां पर? श्रावस्ती जिले में, जिले का नाम याद रखिएगा, स्कूल चलो अभियान शुरुआत किया हुआ है। विक्टर ओर्बन हंगरी के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अवैध टिकटिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया हुआ है। मंदिर 360 वेबसाइट अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई और एन मारिया ने अभी राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए विकास कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप याद रखेंगे। विकास कुमार को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है डीएमआरसी का। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय करने जा रहा है और फिक्की ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अपना अनुमान लगाया है भारत के लिए 7.4%। मियामी ओपन टेनिस का खिताब जीता इगा स्वितेक ने और 13 नए जिलों के साथ अब नया नक्शा मिल गया है आंध्र प्रदेश को। टोटल जिलों की संख्या हो गई है 26। भारत नेपाल के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। शेर बहादुर देवबा जी भारत आए हुए थे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। ये सभी कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। रिवीजन कर लिया है आपने। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दिन के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए जाएंगे? तो भारत के नए विदेश सचिव दोस्तों बनेंगे विनय मोहन क्वात्रा। हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे अभी तक, अब होंगे विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी। बहुत बड़ा पद होता है, इसको आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह पर अब विनय मोहन क्वात्रा आएंगे। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। अभी वर्तमान में बात किया जाए तो ये नेपाल में भारतीय राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं 2020 से ही, लेकिन अब ये होंगे नए विदेश सचिव। हर्षवर्धन श्रृंगला जी दोस्तों ये रिटायर हो रहे हैं 30 अप्रैल को, तो इनकी जगह ये लेंगे। 1988 बैच के आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ये अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। ये 2017 से 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत थे। फिर 2020 से लेकर के अभी तक ये नेपाल में भारत के राजदूत हैं। क्लियर? इसके अलावा ये पीएमओ में यानी पीएम ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप ने किससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए सुपर ऐप न्यू लॉन्च किया? तो टाटा ग्रुप ने अभी हाल ही में अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, इन सभी जैसी कंपनियों से कंपटीशन करने के लिए एक अपना सुपर ऐप लॉन्च किया है। नाम है टाटा न्यू। क्या नाम है? टाटा न्यू। न्यू ऐप आ रहा है, सुपर ऐप है ये। सुपर ऐप क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा इसको। तो इसको अभी 7 अप्रैल यानी आज के दिन लॉन्च किया जाएगा। टाटा न्यू, टाटा ग्रुप का ये एक ऐप है और इस सेक्टर में आने को काफ़ी दिनों से बेताब था टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप, क्योंकि रिटेल मार्केटिंग हुआ, ई कॉमर्स सेक्टर हुआ, इससे अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर था टाटा ग्रुप। लेकिन अब इसमें आ गया है शामिल,
इसमें देखिए आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट जैसी सुविधाएं तो पाएंगे ही पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको हवाई जहाज बुक करना है, होटल बुक करना है, दवाएं मंगानी है या किराने के सामान मंगाने हैं, उसके लिए भी यूज होगा। और तो और अगर आप किराए पर कार भी बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस ऐप का यूज करेंगे। इसीलिए इसे कहा जा रहा है सुपर ऐप। ठीक है, यानी इसमें सारी सारी सुविधाएं होंगी एक ही एप्लीकेशन में। अब देखना होगा कि ये सक्सेस कितना होता है। चलिए, फिलहाल टाटा ग्रुप का ये एप्लीकेशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने या कहें दिल्ली सरकार ने इसे शुरू किया है सरकारी स्कूलों में हॉबी हब। अब हॉबी हब से क्या होगा? हॉबी हब के थ्रू दोस्तों देखिए होगा ये कि जो बच्चे पढ़ते हैं साथ साथ में उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सिखाई जाएंगी। तो स्कूली शिक्षा के बाद यानी स्कूली क्लास जो चली उसके बाद 1-2 घंटे का और समय लेकर उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस किया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये लेकिन केवल जो एक शिफ्ट वाले स्कूल होंगे ना, केवल उन्हीं के लिए होगा। ठीक है ना, केवल क्योंकि एक शिफ्ट वाले स्कूल में ही समय मिल पाता है अच्छा खासा। डबल शिफ्ट है भाई तो दूसरे शिफ्ट को भी शुरू करना होगा। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए हॉबी हब शुरू किया जाएगा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, जिसके तहत सॉन्ग, डांस, आर्ट, ये सभी क्राफ्ट, ये सभी चीजें सिखाई जाएंगी बच्चों को। आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने दिल्ली के स्कूली बच्चों के लिए देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू किया था और किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? सोनू सूद को। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, कौन सी बैंक DAYNRLM द्वारा SSG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक बना? तो वो बन गया है HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक जो है ना दोस्तों, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो SSG है यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होता है ना, स्वयं सहायता समूह, आप सुने होंगे स्वयं सहायता समूह, ठीक है, सहायता समूह। तो इसके लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला, इस मामले में सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाला ये प्राइवेट बैंक बन गया है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के द्वारा अभी हाल ही में इसको अवार्ड मिला है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। किसके द्वारा मिला है? नई दिल्ली अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम लोग कहते हैं DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, इन तीनों के द्वारा मिलकर के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में इसको सम्मानित किया गया। ये एकमात्र ऐसी निजी बैंक है यानी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जो SSG में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप स्वयं सहायता समूह में उसके योगदान के लिए अवार्ड पाया हुआ है। HDFC बैंक के बारे में बात करें तो 1994 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अतनु चक्रवर्ती इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, और MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। HDFC आया है तो HDFC से रिलेटेड भी दोस्तों पिछले दिनों में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लगातार आया हुआ है। एक तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक है, इंडिया की बेस्ट बैंक। अगर बेस्ट बैंक पूछा जाए तो आप HDFC को ही बताएंगे, HDFC ही है। इसके अलावा अभी इसने इसी की एक यूनिट है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इसने क्लैरिफाई लाइफ डिजिटल जागरूकता अभियान शुरू किया था। क्या शुरू किया था? क्लैरिफाई लाइफ डिजिटल जागरूकता अभियान शुरू किया था। इसने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम शुरू किया और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की। कौन सा ऐप? ऑटो फर्स्ट। इसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल भी शुरू की थी, याद ही होगा आपको, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल। ये सारी चीजें आप HDFC से याद रखेंगे। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय होने जा रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको कल मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। अगला, हाल ही में विमोचित पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के लेखक कौन है? तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के लेखक दोस्तों हैं आलोक चक्रवाल, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने ये पुस्तक लिखी हुई है और इस पुस्तक को अभी हाल ही में विमोचित किया है धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं, तो इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक बिरसा मुंडा जी की याद में लिखी गई है, बिरसा मुंडा जी की कहानियों को बताया गया है इसमें, ठीक है, उनके योगदान को बताया गया है। तो लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल कौन है? ये दोस्तों वाइस चांसलर हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये यूनिवर्सिटी है, तो उसके ये कुलपति हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है।
क्लियर। अच्छा, आपको याद होगा बिरसा मुंडा जी के ही नाम पर जो राउरकेला में हॉकी का स्टेडियम बन रहा है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, उसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। याद रखेंगे आप। अगला देख लेते हैं। अगला है, किस बैंक ने CAPSP योजना के माध्यम से क्यूरेटेड लाभ प्रदान करने के लिए BSF के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI ने दोस्तों BSF के साथ समझौता किया है CAPSP योजना के माध्यम से। देखिए, पहले तो आप समझिए ये CAPSP है क्या। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज। क्या? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज। तो इस योजना के लिए BSF के साथ समझौता किया गया है। अब थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा आपको कि BSF के जो जवान हैं, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, इनको लाभ प्रदान करने के लिए या इनके परिवार वालों को, या फिर कोई रिटायर हो जाता है तो ऐसे सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह समझौता किया गया है SBI के साथ। ठीक है, तो वेतन पैकेज के लिए यह समझौता हुआ है स्पेशली। ठीक है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होंगे उनके लिए BSF आया है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आया। इसके बारे में जान लेते हैं। 1965 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। महानिदेशक हैं इसके पंकज कुमार सिंह। महानिदेशक दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो भारतीय थल सेना के अगले अध्यक्ष दोस्तों अब बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये चीजें कंफर्म हो गई हैं कि अब ये अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे। अभी कौन है? अभी दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, लेकिन वो रिटायर होने वाले हैं। इसी अप्रैल महीने में एंड तक वो रिटायर हो जाएंगे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। तो उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हो जाएंगे। मनोज पांडे जी अभी उप प्रमुख हैं, भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं। तो ये आएंगे नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में। थल सेना दिवस दोस्तों मनाया जाता है 15 जनवरी को। अच्छा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी अगर यहाँ से रिटायर होंगे तब कहाँ जाएंगे? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। ठीक है, बनने का मतलब ये प्रबल दावेदार है, क्योंकि बिपिन रावत जी के बाद जब उनका निधन हुआ उसके बाद से ये पद खाली ही है। अगला, हाल ही में गणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो गणगौर पर्व दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया राजस्थान में। देखिए, राजस्थान का तो एक स्पेशल होता है, राजस्थान में तो स्पेशली मनाया जाता है गणगौर पर्व। लेकिन ऐसा नहीं केवल राजस्थान में ही मनाया जाता है, ये आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल जाएगा, गुजरात के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाएगा। तो गणगौर पर्व यहाँ मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में मुख्यतः मनाया जाता है, मेनली यहीं पर मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जो त्यौहार होते हैं उनमें से एक ये भी मनाया जाता है, मार्च से अप्रैल तक चलता है। इसमें महिलाएं गौरी माता की पूजा करती हैं और उनसे अच्छे पति की कामना करती हैं, अच्छे वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। यहाँ पर राजस्थान के अन्य महोत्सव हैं, जैसे शरद महोत्सव, पुष्कर मेला, लोकरंग महोत्सव जयपुर में मनाया था, याद होगा आपको। ये सारी चीजें भी आप याद रख सकते हैं। अगला, हाल ही में एलन मस्क किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निदेशक मंडल में शामिल हुए? तो एलन मस्क दोस्तों ट्विटर के निदेशक मंडल में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए हैं। एक्चुअली में एलन मस्क ने ट्विटर की 9% हिस्सेदारी ले ली है। तो 9% जब हिस्सेदारी आ गई तो फिर यानी बहुत बड़ा शेयर आ गया इनके पास, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए। अगर आपको याद हो, भी कुछ दिन पहले एक यूजर का जवाब देते ही हुए इन्होंने कहा था कि ये ट्विटर जैसा ही कुछ अपना लॉन्च करने वाले हैं, और ये जवाब दिया ये कि इधर ट्विटर का ऑफर आ गया कि आप आ जाओ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही। ठीक है, इतना खौफ है इनका। फिलहाल 9% की हिस्सेदारी इन्होंने ले ली है ट्विटर में। 2024 की वार्षिक जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी शेयर धारकों की ट्विटर की, तब तक ये रहेंगे वहाँ के डायरेक्टर्स में शामिल। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक हैं जैक डॉर्सी और CEO अभी बनाए गए हैं पराग अग्रवाल, जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो, या पूरे लॉन्ग टर्म में अगर कहो तो विश्व विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कहो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी आप कह सकते हो, विश्व खेल दिवस मत कहना। ठीक है ना, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में नहीं मनाया जाता है। दुनिया के अगर सभी देशों में मनाया जाता है जो दिवस, वो विश्व होगा, और दुनिया के अगर कुछ देशों में मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस होगा। ठीक है, फिलहाल 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित किया गया था। 2013 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। इस बार की थीम है सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं पूछा जाएगा, बहुत लंबी थीम है, पूछा जाने की चांस लगभग ना के बराबर है। बात आती है कि 6 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 6 अप्रैल 1896 में ही दोस्तों पहला ओलंपिक हुआ था, पहला आधुनिक ओलंपिक हुआ था एथेंस ग्रीस में। तो उसी दिन की याद में हम लोग 6 अप्रैल को मनाते हैं। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मार्च महीने का पार्ट 2 वीडियो आ चुका है, तो पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। पूरे महीने का निचोड़ है दोस्तों और बहुत ही शानदार है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इमेजेस भी साथ में बताई गई हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। क्वेश्चन ऑफ द डे में जाते जाते इन 2 क्वेश्चंस का आंसर देते जाइए। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगला, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर बताना। अगर इस ई बुक को आपको लेना है तो आप MJT ऐप पर जाओ या फिर आप व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहां से संपर्क करो, पता करो इसके बारे में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्या क्या चीजें कैसे लोग ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो, डेमो वीडियो भी देख सकते हो, हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं, इनको भी आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।